स्टार्ट। वर्तमान समय में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। स्टॉप। भारतवर्ष के लिए आर्थिक रूप से विकसित देशों से आगे निकलना इतना आसान न था, क्योंकि यह देश सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा था। स्टॉप। भारत के विश्व शक्ति बनने का मुख्य कारण उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को माना जा सकता है। स्टॉप। हालांकि भारत ने इस नीति को समग्र रूप से अपनाने में कुछ अधिक समय लिया, लेकिन आज वह दूसरे विकासशील और विकसित देशों से अधिक आगे इसलिए भी निकल सका है, क्योंकि इसने आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशाल जनसंख्या को एक कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। स्टॉप। आज अधिक आबादी से तात्पर्य अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तथा उत्पादन प्रक्रिया में कम मजदूरी लागत से है, जिसे आर्थिक सफलता का एक मजबूत स्तंभ कहा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। लगभग वर्ष 1990 तक भारत विदेशी सहायता के लिए हाथ फैलाए दिखता था। स्टॉप। भारत को तीसरी दुनिया का देश समझा जाता था और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अन्य विकासशील देश भारत को आर्थिक रोल मॉडल की बजाय केवल दस्तावेज तैयार करने वाले विशेषज्ञ के रूप में देखते थे। स्टॉप। ब्राज़ील जैसे कई विकासशील देश विकास की दौड़ में भारत को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति ने देश की आर्थिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया। स्टॉप। इसी नीति का परिणाम था कि भारत की विशाल जनसंख्या, जो अभी तक बोझ लग रही थी, अब उसके लिए महत्वपूर्ण बन गई। स्टॉप। अब भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। स्टॉप। इसे तथाकथित भावी विश्व शक्ति चीन का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भावी स्थायी सदस्य समझा जाता है। स्टॉप। आज 1.25 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्टॉप। भारत ने समयानुकूल अपनी नीतियों में परिवर्तन करके निरंतर उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखा और अधिकांश सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की। स्टॉप। वास्तव में, इस समय भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे विश्व के सभी देश किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। स्टॉप। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। स्टॉप। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। स्टॉप। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। स्टॉप। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। स्टॉप। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रायः इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था और उसे विवश होकर राजा की प्रत्येक उचित अनुचित आज्ञा माननी पड़ती थी। स्टॉप। मानव सभ्यता में जैसे जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूंढने लगे। स्टॉप। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में
प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। स्टॉप। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। स्टॉप। अब्राहम लिंकन के शब्दों में बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। स्टॉप। पैरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। स्टॉप। पहला गुट समाजवादी व्यवस्था के पोषक सोवियत संघ का था एवं दूसरा गुट पूंजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका का। स्टॉप। दोनों शक्तियों के मध्य कटुता, तनाव एवं वैमनस्य ने विश्व में भय, अविश्वास एवं तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। स्टॉप। इससे शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्टॉप। तब दोनों महाशक्तियों ने विश्व के नव स्वतंत्र देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास शुरू कर दिया। स्टॉप। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सामने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। स्टॉप। दुनिया के नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने अपने हितों के लिए इन दोनों में से किसी गुट में शामिल होने की बजाय गुट निरपेक्ष रहना ज़्यादा बेहतर समझा और इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टॉप। पैरा। भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्रों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप। जहां तक दोनों देशों के मध्य संबंधों की बात है, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका से इसके संबंध सामान्य थे, चूंकि अमेरिका भी अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त हुआ था, इसलिए उसका रुख भारत के प्रति सकारात्मक था, किंतु जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तब अमेरिका को भारत का गुटनिरपेक्ष रहना अच्छा नहीं लगा और तब से इन दोनों देशों के संबंधों में जब तब कटुता दिखाई देती रही है। स्टॉप। पैरा। किसी भी देश को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अपनी सामरिक शक्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। स्टॉप। यह बात हमारे देश भारत के साथ भी 100% लागू होती है। स्टॉप। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन एवं पाकिस्तान हैं। स्टॉप। पाकिस्तान एवं चीन को छोड़कर इसके सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। स्टॉप। एक और, पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत के प्रति शत्रुता पूर्ण रहा है, तो दूसरी ओर, चीन दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है, जो भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। स्टॉप। पाकिस्तान से अब तक भारत को 4 बार युद्ध लड़ना पड़ा है तथा हमें चीन से भी 1 बार युद्ध लड़ने की विवशता झेलनी पड़ी। स्टॉप। पैरा। किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का समुच्चय होती है। स्टॉप। किसी भी देश की स्थिति एवं वैश्विक परिस्थितियां सदैव एक समान नहीं रहती, इसलिए बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी भी देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। स्टॉप। यही कारण है कि कोई देश न तो किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। स्टॉप। भारत की जो स्थिति स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय
वर्ष 1947 में थी, वैसी स्थिति 20वीं सदी के 60 या 70 के दशक में नहीं थी। स्टॉप।